नमस्कार सभी को। आरपी कैन के इस वीडियो में मैं स्वानंद गांगल आप सभी का स्वागत करता हूं। पूरे विश्व का ध्यान जिस एक इलेक्शन पर था वो अमेरिका के चुनाव पूरे हो चुके हैं और उसका रिजल्ट भी आ चुका है और जो बाइडेन ये अमेरिका के नए राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर चुने गए हैं। पर सवाल ये उठता है कि अभी इस इलेक्शन के विश्व के ऊपर क्या परिणाम होंगे। हमें भारत को इस इलेक्शन को और जो बाइडेन के चुना जो हुआ है उसको किस तरीके से देखना चाहिए, और इसी सब हमारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अभ्यासक, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अनय जी जोगलेकर। अनय जी, इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। अनय जी, हमें बताइए कि अभी जो यूएस इलेक्शंस हुए हैं उसमें महत्वपूर्ण मुद्दे क्या थे, किस मुद्दों के ऊपर ये चुनाव लड़ा गया? सानंद जी, जैसे आप जानते हैं, अमेरिका दुनिया की सबसे पुरानी लोकशाही व्यवस्था है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली एक व्यवस्था है। दुनिया का सबसे एक अमीर देश है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है। तो यूएस में जब भी इलेक्शन होते हैं उसकी तरफ पूरी दुनिया देखती रहती है। पिछले कुछ सालों से अमेरिका में बहुत ज्यादा राजकीय उथल पुथल हो रही है, जिसके कारण 2016 में डोनाल्ड ट्रंप जैसे उम्मीदवार जो कि राजकीय पार्श्वभूमि से नहीं थे, वो हिलरी क्लिंटन को हराकर अध्यक्ष बन गए थे। हिलरी क्लिंटन पूर्व अध्यक्ष बिल क्लिंटन की पत्नी थी। वो यूएस की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रह चुकी थी। वो न्यूयॉर्क से सीनेटर थी। फिर भी उनको पराभूत करके डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से अमेरिका के अध्यक्ष बने, और उसके बाद पिछले 4 सालों में इन्होंने जो चीजें धोरणात्मक दृष्टिया अमेरिका में करवाने की कोशिश की, उसकी वजह से अमेरिका में बहुत ज्यादा संघर्ष हो रहा था। और इस चुनाव में सब देखना चाहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से चुन के आते हैं या नहीं आते, क्योंकि पिछले साल भर में आपने देखा कि अमेरिका में कोविड-19 का प्रकोप दुनिया में किसी भी और देश से भी सबसे ज्यादा हो चुका है। लगभग 2.5 लाख लोग उसमें मर गए हैं। रोज 1 लाख से ज्यादा केसेस उससे आ रहे हैं। एक वर्ण द्वेष का भी मुद्दा सबसे ज्यादा चल रहा था, क्योंकि जॉर्ज फ्लॉयड जो एक कृष्णवर्णीय नागरिक थे, उनकी पुलिस कस्टडी में मृत्यु हुई थी। उसके बाद अमेरिका में जगह जगह पर एक आंदोलन खड़े हुए थे वर्ण द्वेष में इंसाफ के लिए, और उसमें बहुत जगहों पर वो आंदोलन को एक हिंसक स्वरूप भी प्राप्त हुआ था। उसके वजह से भी एक श्वेत वर्णीय और कृष्ण वर्णीय लोगों के बीच में एक हिंसा चल रही थी। इतिहास में पहली बार अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद के लिए एक महिला का चयन किया गया था डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से, और उसमें हमें भारतीयों को अच्छा लगेगा कि वो महिला कृष्णवर्णीय जैसे थी वैसे भी वो भारतीय की मूल की भी थी। तो इसलिए बहुत सारे मुद्दे थे जिनकी वजह से अमेरिका के चुनाव की तरफ पूरी दुनिया की निगाहें थी, जिसको हम ट्रम्पिज्म कहते हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज है उसका क्या होता है, वो एक वन इलेक्शन वंडर है, या वो अगले कुछ साल भी जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, वो धोरणात्मक दृष्टि अमेरिका के राजनीति पर प्रभाव डालेगा। इस मुद्दे पर ये पूरी राजनीति चल रही थी, और मुझे लगता है कि ये लोगों ने अपना फैसला दे दिया है। ये जो फैसला है उसमें उन्होंने जो बाइडेन को अध्यक्ष के स्वरूप में चुन लिया है, लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी जो वोट जो मत डोनाल्ड ट्रंप को मिले हैं वो भी काफी ज्यादा है, और उसके वजह से ऐसे लग रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप पराभूत हो गए, लेकिन जिसको ट्रम्पिज्म बोलते हैं, वो अगले आने वाले कई साल अमेरिका की राजनीति पर प्रभाव डालता रहेगा। अनिल जी, ऐसा कहा गया है कि इस पूरे अमेरिका चुनाव में वहां के जो रहने वाले भारतीय नागरिक है, मतलब अभी जो मूलतः भारत के हैं पर अभी उनको यूएस सिटीजनशिप मिली है, तो उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, ऐसा कहा गया। तो क्या आप इसके बारे में बताएंगे, उनका इसमें योगदान किस प्रकार से था इस इलेक्शन में? अमेरिका में लगभग 40 लाख भारतीय लोग रह रहे हैं, लेकिन उनमें से जिनको वोटिंग राइट है, ऐसे लोगों की संख्या लगभग 10 से 15 लाख के बीच में है। अगर देखा जाए तो ये संख्या बहुत बड़ी नहीं है, क्योंकि यूएस चुनाव में लगभग 22 करोड़ लोगों को वोटिंग राइट्स है।
और उसमें से लगभग 13-14 करोड़ लोग वोट करते हैं, तो 14 करोड़ में से 10 लाख लोग, ये बड़ी संख्या नहीं होती है। लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि जो भारतीय मूल के अमेरिकन नागरिक है, वो अभी यहूदियों को पीछे छोड़कर, जिसमें खास करके उच्च शिक्षा और आर्थिक स्तर, ये दोनों मामलों में आज वो अमेरिका में सबसे टॉप लोगों में गिने जाते हैं। अमेरिका की बड़ी कंपनियां हैं, जिसमें गूगल है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट है, एडोबी है, मास्टर कार्ड है, ऐसी कंपनियों का नेतृत्व आज भारतीय मूल के लोग कर रहे हैं। तो इसलिए उनका स्थान दिन ब दिन, साल भर साल अमेरिका में बढ़ता जा रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अन्य समुदायों की तुलना में ये लोग पिछले कुछ सालों से अधिक संख्या में राजनीति में प्रवेश कर रहे, खास करके भारतीय मूल की महिलाएं, जो जो सबसे बड़ी इसमें बात है। तो इसीलिए ये साल भी भारतीय मूल के लोगों का अमेरिका के पॉलिटिक्स में एक हिस्सा रहा था। खास करके पिछले 1.5 साल में जो दो बड़े प्रोग्राम हुए, एक टेक्सास में हाउडी मोदी करके प्रोग्राम हुआ था, जिसमें लगभग 50,000 भारतीय लोगों ने शिरकत की थी। और ये साल के शुरुआत में नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम हुआ था। तो उसके वजह से ऐसे लगने लगा है कि अन्य समुदायों की तरह ही भारतीय लोग भी अपना पॉलिटिकल क्लाउट, अपनी पॉलिटिकल ताकत दिखाने लगे, क्योंकि अमेरिका ये देश ऐसा है कि जिसमें लॉबी पॉलिटिक्स काम करता है। तुम्हारी सिर्फ ताकत होने से नहीं चलता है, तुमको वो अपनी ताकत दिखानी पड़ती है। और इस श्रृंखला में पिछले कई सालों में भारतीय लोग अभी उसमें अच्छी तरक्की कर रहे हैं। और जिस तरीके से कमला हैरिस का उपराष्ट्रपति पद पर चयन हुआ है, वो देखते हुए ऐसे लगता है कि भारतीय वंश के, भारतीय मूल के नागरिक अमेरिका के राजनीति में बहुत ज्यादा आगे बढ़ेंगे। सिर्फ डेमोक्रेटिक पार्टी में भी नहीं, रिपब्लिकन पार्टी में भी भारतीय लोगों के, भारतीय वंश के लोगों की अच्छी तरह संख्या है। अनय जी, इस पूरे चुनावी प्रक्रिया पर पूर्व राष्ट्राध्यक्ष जो अमेरिका के थे, डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं, उन्होंने इसकी आलोचना की है और उन्होंने ऐसा कहा है कि मैं इसके खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा। तो इसका परिणाम क्या हो सकता है, ऐसा लगता है आप? स्वानंद, अमेरिका में भारत की तरह निष्पक्ष और स्वायत्त चुनाव आयोग नहीं है। अमेरिका के इलेक्शन में इसलिए ज्यादातर जिस राज्यों में जिस पार्टी की सरकार रहती है, उसका प्रशासन उसके ऊपर हावी रहता है। अमेरिका का चुनाव राष्ट्रीय चुनाव है, फिर भी एक तरीके से वो राज्यों के चुनावों की एडिशन है, उसकी सम टोटल ऐसे हम कह सकते हैं। अमेरिका में 50 राज्य है और ये 50 राज्यों में से हर एक राज्य को उनकी पॉपुलेशन के अनुसार एक वेटेज के ऊपर एक इलेक्टोरल वोट्स दिए हैं। ये 538 इलेक्टोरल वोट्स है, तो इसमें 270 वोट जिसको मिलते हैं वो अमेरिका का अध्यक्ष चुना जाता है। ये इलेक्टोरल वोट से उनके संसद के जो 2 सदन है, जिसको अपने आप पे जैसे लोकसभा है वहां पे वैसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, और दूसरा है जैसे हमारे पे राज्यसभा है वैसे वहां पे सीनेट है। ये हाउस और सीनेट ये मिलके अमेरिका का कांग्रेस बनता है। जो हाउस है उसमें 435 सीट है और सीनेट में हर एक राज्य को 2 प्रतिनिधि है, ऐसे करके उसमें 100 सीट है। और 3 सीटें हैं, 3 वोट्स है, वो एक कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट जिसे कहते हैं, जो राज्य नहीं अपने आप जैसे केंद्र शासित प्रदेश है, उनको 3 वोट से वो सब मिला के 538 वोट होते हैं। अमेरिका के चुनावों की एक विशेषता है कि यहाँ पे विनर टेक्स इट ऑल ऐसे एक तत्व रहता है। एक राज्य में अगर एक उम्मीदवार जीतता है तो उस राज्य को दिए हुए सभी इलेक्टोरल वोट्स उस उम्मीदवार को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल कैलिफोर्निया के लिए 55 इलेक्टोरल वोट्स है, तो कैलिफोर्निया में अगर जो बाइडन 1 वोट से भी जीतते हैं तो भी राज्य के पूरे यानी 55 वोट जो बाइडन को मिलेंगे। इसी तरह से जो उम्मीदवार 270 या उससे ज्यादा वोट प्राप्त कर लेता है वो विजयी घोषित किया जाता है। वो विजयी घोषित करना में जनरली एसोसिएटेड प्रेस जो एक न्यूज एजेंसी है वो रिजल्ट्स घोषित करती है। और इस बार के चुनाव विशेष है क्योंकि कोविड के संकट के वजह से बहुत भारी मात्रा में लोग पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल करने वाले थे। उसमें भी एक रूल नहीं है। अमेरिका में हर एक राज्य के अपने अपने रूल होते हैं, तो कुछ राज्यों में हर एक नागरिक को
पोस्टल बैलेट दिए जाते हैं, कुछ राज्यों में तो वो नागरिक को मांग करनी पड़ती है कि मैं मतदान केंद्र पे आ नहीं सकता, मुझे पोस्टल बैलेट चाहिए। और कुछ राज्यों में मतदाता को सिद्ध करना पड़ता है कि मैं क्यों मतदान केंद्र पे आ नहीं सकता। तो ऐसे अलग अलग रूल होने के कारण दो पार्टियों के बीच में पिछले कुछ महीनों से जो घमासान चल रही थी, उसमें डेमोक्रेटिक पार्टी अपने मतदाताओं को कह रही थी कि आप पोस्टल बैलेट से मतदान कीजिए, क्योंकि मतदान केंद्र पे जाना आपके सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप अपने मतदारों से कह रहा था कि कोविड ये की बड़ी बीमारी नहीं है, आप मतदान केंद्र पे जाके वोट कर सकते हैं। तो इसका नतीजा ऐसे हुआ कि लगभग 10 करोड़ लोगों ने, यानी अमेरिका में लगभग 14 करोड़ 13 से 14 करोड़ वोट डालते हैं, उसमें से 10 करोड़ लोगों ने पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल किया। उसमें भी वोट, वो पोस्टल बैलेट के वोट कब तक गिने जाते हैं उसके ऊपर विवाद था। बहुत राज्य ऐसे हैं जिनमें मतदान के दिन के बाद में भी जो पोस्टल बैलेट लोग भेजते हैं वो गिने जाते हैं। सिर्फ वो पोस्ट का स्टैंप उस पे 3 नवंबर जिस दिन चुनाव हुए थे उससे पहले का होना चाहिए। इसके वजह से उधर बहुत ज्यादा गड़बड़ घोटाला होने की शक्यता रहती है। और इसमें डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन के पहले से कह रहे थे कि ये बार बहुत बड़ा घोटाला होने की कोशिश हो रही है, लेकिन ट्रंप जो आरोप लगा रहे थे वो उसे सबूत नहीं दे पा रहे थे। लेकिन खास करके ये आरोपों के वजह से वो पहले से कह रहे थे कि अगर ये ऐसे पोस्टल बैलेट के जरिए अमेरिका का अध्यक्ष चुना जाएगा तो मैं उसके खिलाफ अलग अलग राज्यों में न्यायालय में कोर्ट में जाऊंगा। इस रिजल्ट में ऐसे हमने देखा कि 3 तारीख को जो रिजल्ट आए, 4 तारीख को जो रिजल्ट आए, उसमें कोई भी क्लियर विनर नहीं था। लगभग 100 इलेक्टोरल वोट्स ऐसे थे, कुछ राज्य ऐसे थे जहां पे बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट था। और इसमें जो ये राज्य जीतेगा, 4-5 राज्य है, इसमें पेंसिल्वेनिया है, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, एरिजोना, नेवाडा और जॉर्जिया, ये खास करके राज्य थे। इसमें जो जीतेगा वो अमेरिका का राष्ट्रपति होगा ऐसे कहा जा रहा था। बाद में 3-4 दिनों के बाद ये सभी राज्यों में जिसमें ज्यादातर डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे थे, उसमें जो बाइडन आगे चल गए, वो मुख्यतः पोस्टल बैलेट के वजह से। और उसके ये डोनाल्ड ट्रंप को मंजूर नहीं था, इसलिए आज से यानी 9 नवंबर से अलग अलग राज्यों में लीगल प्रोसेस उन्होंने शुरू कर दी है और वो जो बाइडन के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। अगर कोर्ट में भी रिकाउंटिंग का ऑप्शन दे देते हैं, कोर्ट कहता है कि इसमें कुछ बड़ा घोटाला हुआ है और उसको रिकाउंट करना पड़ेगा, तो भी आसार ज्यादा नहीं है, क्योंकि अब तक इतिहास से 2000 बार जब भी रिकाउंटिंग हुआ था तो उसमें सिर्फ 3-4 बार वो जो रिजल्ट है वो उल्टे हो गए थे, वो भी जब भी मार्जिन 300-400 वोटों का था। अभी अगर 4-5 राज्यों में रिकाउंटिंग होना है तो ये पहली बार है, इसलिए कुछ भी हो सकता है। लेकिन ज्यादातर लोग मानते हैं कि ये जो चुनाव के रिजल्ट्स आए हैं उसमें ज्यादा बदलाव होने की उसमें पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए जो बाइडन और कमला हैरिस वो चुन के आए हैं इस तरीके से, वो अपने 20 जनवरी को जब भी वो अध्यक्ष पद की शपथ लेंगे उसकी तैयारियां उन्होंने शुरू कर दी है। अनय जी, ये आपने बताया कि अभी अध्यक्ष पद की वो ओथ लेंगे, शपथ ग्रहण करेंगे। अगर ये राष्ट्र प्रमुख अमेरिका के जो बाइडन एज अ कंटिन्यू होंगे और कमला हैरिस एज अ वाइस प्रेसिडेंट कंटिन्यू होती है, तो भारत अमेरिका के संबंध किस प्रकार से होंगे? क्योंकि अमेरिका में सत्तांतर हुआ है, ये हमने देखा है। फिलहाल हमने ये भी देखा है कि जब बराक ओबामा थे तो तभी भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे तौर पे थे। बाद में सत्तांतर होकर डोनाल्ड ट्रंप आए, फिर भी भारत अमेरिका संबंध और वृद्धिंगत हो गए, उसको ज्यादा डैमेजिंग वो हुए नहीं है। तो अभी जो बाइडेन के कार्यकाल में वो किस तरह से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अमेरिका का जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें वो ज्यादातर ताकतवर देशों को ज्यादा वेटेज देता है। शीत युद्ध के दरमियान भारत और अमेरिका दो अलग अलग कैंपों में थे। बीच बीच में खास करके 1962 के भारत चाइना वॉर के टाइम में बाद में 1-2 बार वो देश एक दूसरे के थोड़े नजदीक आए थे, लेकिन भारत ने अपना झुकाव सोवियत यूनियन के तरफ दिखाया था, इसलिए वो रिलेशन ज्यादा बढ़ नहीं पाए। शीत युद्ध के समाप्ति के बाद भी पहले 7-8 साल ये भारत अमेरिका संबंध इतने अच्छे नहीं थे। 1998 के बाद में यानी क्लिंटन प्रशासन के पहले टर्म में भारत अमेरिका संबंध ज्यादा अच्छे नहीं थे। कश्मीर के मुद्दे पर उन्होंने भारत को घेरने की कोशिश की थी,
लेकिन दूसरे टर्म में जब भी अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार ने पोखरण में अण्वस्त्र परीक्षण किया, बाद में कारगिल के युद्ध में अपनी एलओसी को पार ना करते हुए पाकिस्तान को सबक सिखाया, और उसी के दौरान खास करके Y2K के वजह से भारत आईटी क्षेत्र में एक दुनिया की बड़ी ताकत की तरफ उभरने लगा। तब से अमेरिका का भारत की तरफ देखने का दृष्टिकोण बदल गया। पिछले कुछ सालों में कौन सा भी पार्टी अमेरिका में या भारत में सत्ता में आए, भारत अमेरिका रिलेशंस बढ़ रहे हैं। वो डिफेंस के क्षेत्र में है, वो व्यापार के क्षेत्र में है, इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में है। आज भारत में सबसे बड़े निवेशक के तौर पे अमेरिका उभर रहा है। आज का दौर है ये खास करके दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दूसरा देश का दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है। और ये दोनों लोकतंत्र के सामने आज चाइना ने एक तरीके से चुनौती खड़ी कर दी है, और उसको अगर रोकना है तो खास करके डिफेंस के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में दोनों देशों को सहयोग बढ़ाना पड़ेगा। इसकी शुरुआत मेरे ख्याल से 2015 में, उससे पहले जब हिलरी क्लिंटन अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी 2008 से 2012 के दरमियान, तभी उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। अमेरिका का जो बेस है वो मिडिल ईस्ट में है, वो वहां से शिफ्ट करके, जिसको पिवोट टू एशिया बोलते हैं, इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका का बड़ा बेस करने की कोशिश की थी। चाइना को घेरने के लिए ये क्षेत्र के जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, कोरिया है, सिंगापुर, इनको एक साथ लाने की कोशिश हिलरी क्लिंटन के टाइम से हुई थी। तो यानी तभी डेमोक्रेटिक पार्टी का रूल था। बाद में रिपब्लिकन पार्टी ने उसी पॉलिसी को आगे बढ़ाया, लेकिन उसमें डोनाल्ड ट्रम्प के इसमें दो चीजें, एक बुरी एक अच्छी हो गई। पहले 2 साल डोनाल्ड ट्रम्प का ध्यान ये सब इश्यूज पे नहीं था। उन्होंने अमेरिका फर्स्ट का नारा दिया था, तो उनका ध्यान मुख्यतः अमेरिका के अंतर्गत राजनीति में था। उन्होंने चाइना के साथ डील करने की कोशिश की, निगोशिएट करने की कोशिश की, उसमें 2 साल उन्होंने गंवाए। बाद में उनको जब भी ध्यान में आया कि चाइना के साथ डील नहीं हो सकती, चाइना ये बड़ा थ्रेट है अमेरिका के लिए, खास करके टेक्नोलॉजी सेक्टर में, 5G सेक्टर में, डिफेंस के सेक्टर में, तो उन्होंने भारत के साथ आने की कोशिश की। ट्रम्प की विशेषता यह है कि ट्रम्प जब भी किसी के ऊपर मेहरबान होते हैं, तो पूरी तरह से मेहरबान होते हैं, वो बैलेंसेस नहीं देखते हैं। तो ट्रम्प से भारत को जो चीजें मिल रही थी वो भारत के लिए महत्वपूर्ण है। भारत 1945 दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो एक परिस्थिति आ चुकी है, उसके ऊपर आज की दुनिया की इंस्टीट्यूशंस बनी हुई है, और भारत इसमें लेट एंट्रेंट है। और भारत को जो चीजें तभी मिली थी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबरशिप मिली थी, वो अपने हाथों से आपने तभी ठुकराई थी। तो इसलिए भारत अभी दरवाजे पे खटखटा रहा है कि हमको आने दे, हमको वो जो बड़ा टेबल है, महत्वपूर्ण देशों का टेबल है, उसमें हमें बैठना है। वो टेबल पे बैठने की मुमकिन ये कोशिश थी, वो डोनाल्ड ट्रम्प भारत के लिए कर रहे थे। वो शायद डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं करेगी, वो बाइडेन नहीं करेंगे, क्योंकि बाइडेन के अध्यक्षता में मुख्यतः अमेरिका के उनके दोस्तों के साथ जो बिगड़े हुए रिश्ते थे, वो दोस्तों में खास करके यूरोपियन यूनियन, कनाडा, मेक्सिको, वो सुधरने में उनका टाइम जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं भारत को नजरअंदाज करेंगे। चाइना के खिलाफ जो यूएस की पॉलिसी है, वो कौन सा भी गवर्नमेंट रहे, वो सेम रहती है, और इसलिए भारत के साथ संबंधों में जरूर सुधार होगा। लेकिन ये चुनाव में जनता ने एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट दे दिया है, और अभी भी यूएस के सीनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी की मेजोरिटी नहीं है। 2 चुनाव 5 जनवरी को होने हैं, उसमें अगर डेमोक्रेटिक पार्टी इसमें से एक भी चुनाव हारती है 2 सीट में से, तो भी अगले 2 साल उनका सीनेट में बहुमत नहीं रहेगा, और उनका जो बाइडेन का पूरा ध्यान या अमेरिका के अंतर्गत राजनीति की जो उलझने हैं उसमें जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्ष होते तो जो फाउंडेशन जो उन्होंने बना के रखा था, माइक पोम्पियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने बना के रखा था, उसके ऊपर काम इमीडिएटली शुरू होता था। अभी जो बाइडेन भारत के साथ है, फिर भी अमेरिका की अंतर्गत राजनीति कैसे कौन सा झुकाव लेती है, उसके ऊपर भारत अमेरिका संबंध कितने तेजी से आगे बढ़ते हैं, ये डिपेंडेंट है। अनय जी, ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका को वर्ल्ड लीडर कहा जाता है। मतलब जब यूनिपोलर वर्ल्ड था, तब से अमेरिका एक तरह से विश्व का नेतृत्व कर रहा है, ऐसा माना जाता है।
तो अभी जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो जो बाइडेन के चुनाव के बाद किस तरह से होगी? मतलब अभी वर्ल्ड मल्टीपोलर है ऐसा कहा जाता है, अलग अलग पोल्स है, तो उसमें अमेरिका का स्थान जो है वो क्या वो बढ़ जाएगा, क्या वो कम हो जाएगा, क्या वो जैसा है वैसे ही रहेगा? क्या लगता है आप? जब भी हम शीत युद्ध की बात करते हैं तभी ये जिसको दो पोल खास करके दूसरे विश्व युद्ध से शीत युद्ध की समाप्ति तक दो पोल थे। एक अमेरिका के नेतृत्व में एक कैपिटलिस्ट ओपन मार्केट इकोनॉमीज का ये था, और दूसरी तरह एक समाजवादी कम्युनिस्ट देशों का जो खास करके अपनी मार्केट इकोनॉमी नहीं ला रहे थे, उनका ये था। उस दौरान वो 40 साल, लगभग 45 साल के दौरान अमेरिका को ट्रेड में, कॉमर्स में, इन्वेस्टमेंट में, टेक्नोलॉजी में कोई हरा नहीं सकता था, क्योंकि रशिया का मॉडल अलग था। और मुख्यतः रशिया का जो कंपटीशन था वो डिफेंस सेक्टर में था, और जो हाई टेक्नोलॉजीज थे, स्पेस टेक्नोलॉजीज थे, ऐसे टेक्नोलॉजी में था। जो व्यापार और निवेश, ये सब चीजों में रशिया का चैलेंज नहीं था। दूसरे शीत युद्ध के बाद रशिया का खतरा खत्म हो गया और अमेरिका दुनिया की एकमेव महासत्ता, एकमात्र महासत्ता बन गई, सामने आई। ये होने के बाद जब भी आपको स्पर्धा नहीं रहती है, कंपटीशन नहीं रहती है, तो आप में शिथिलता आ जाती है। वैसे शिथिलता अमेरिका में आ गई, अंतर्गत राजनीति ने ज्यादा हावी हो गई। अफगानिस्तान, इराक, अभी सीरिया, ये सब वॉर्स में, लिबिया में अमेरिका की बहुत ज्यादा क्षति हो गई। और इस दौरान बाकी देशों ने अमेरिका को टक्कर देना शुरू कर दिया है। उसमें कुछ क्षेत्र में जापान है, कुछ क्षेत्र में जर्मनी, ब्रिटेन है, कुछ क्षेत्र में इजराइल है, और सबसे पहला नाम इसमें आएगा तो वो चाइना का है। आज चाइना की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की होड़ में आगे निकलती हुई देखी जा रही है। बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं, तंत्रज्ञान के क्षेत्र, जिसमें चाइना अभी भी यूएस से 20-25 साल पीछे है। फिर भी अन्य अनेक क्षेत्र है जिसमें चाइना ने यूएस की बराबरी कर ली है और यूएस के आगे जाने की कोशिश वो कर रहा है। चाइना का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वहां पे लोकतंत्र ना होने के कारण जो वो तय कहते हैं वो अगली कुछ साल वो रूथलेसली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये एडवांटेज यूएस को नहीं है, और इसके वजह से चाइना का चैलेंज को कैसे काउंटर किया जाए, ये अमेरिका के सामने चुनौती है। बाकी के जो देश है उन्होंने, उनकी ऐसी आज हालत है कि यूरोप आज मिलिट्रीली अमेरिका के मदद को जाने के लिए तैयार नहीं, वो पैसिफिस्ट हो गया है। बाकी के जो देश है, खास करके आसियान के देश है, उनको चाइना से डर लगता है, लेकिन चाइना सबसे बड़ा उनका ट्रेडिंग पार्टनर है, इन्वेस्टमेंट पार्टनर है। तो वो बिजनेस चाइना के साथ कर रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी के लिए उनको अमेरिका चाहिए। और ये सब चीजें हैं, उसमें सुधार करना बहुत आवश्यक है। उसके लिए ट्रंप ने या ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बहुत एग्रेसिव पॉलिसी फ्रेम कर दी थी। अभी हमें देखना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप की जो राजनीति है उसको छेद देते हुए जो बाइडेन उसमें यू टर्न ला लेते हैं, या फिर से ओबामा के टाइम में एक ऐसा प्रयास हुआ था कि चाइना से टक्कर लेने के टक्कर नहीं लेते हैं, चाइना के साथ डील करते हैं, चाइना के साथ ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं और चाइना को मॉडरेट बनाने की कोशिश करते हैं। वो कामयाब होने वाली नहीं थी। ट्रम्प ने तो वो उसमें यूटर्न ले लिया था। अभी हमें देखना पड़ेगा कि बाइडेन ओबामा की पॉलिसी आगे लेके जाते हैं, ट्रांस पैसिफिक एग्रीमेंट के ऊपर हस्ताक्षर करते हैं, या खास करके चाइना के खिलाफ जो ट्रम्प की राजनीति उसको आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद अनय जी, आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे दर्शकों के लिए इस महत्वपूर्ण इलेक्शन का विवेचन किया। हम आशा करते हैं कि अमेरिका और भारत के जो संबंध है वो आने वाले काल में और भी ज्यादा वृद्धिंगत हो, और भारत को और विश्व को एक तरह से ये मददगार साबित हो। धन्यवाद। हम हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हम ऐसे अलग अलग वीडियोस हमेशा आपके लिए लेकर आते हैं, पर ये देखने के लिए आपको एक काम करना होगा, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे Facebook पेज को भी लाइक कीजिए। थैंक यू।